जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मोर देन 7,000 जॉब्स हैं। तो आइए अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। पॉलिटिक ऑलरेडी एक लेक्चर में दे चुका हूँ और दूसरा लेक्चर आपके समक्ष लाया हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, आज का जो लेक्चर है काफ़ी खास होने वाला है। पहले मैं आपके लिए प्रश्न लाया, जो प्रश्न एक PCS और UPSC लेवल में पूछे गए हैं। ज़्यादातर देखा ये जाता है कि जो वनडे के एग्जाम्स होते हैं वो इन्हीं प्रश्न को उठा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं, तो ये प्रश्न उठाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपको दिख रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे UPPCS प्री के 2022 में आया था, और इसमें इस तरह से आपको कुछ हमारे संविधान के कुछ भाग दिए थे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान जब बना था, जब वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें 22 भाग थे, ठीक है, और जो समय अनुसार बढ़ते रहे। तो ये 22 भागों में कुछ भाग दिए गए हैं। उन भागों को आपने एक क्रोनोलॉजी यानी कि अनुक्रमांक में लगाना है, राइट। तो इस तरह के प्रश्न आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 4 भाग दे रखे हैं और पूछा है कि इनको अरेंज करना है 1 2 3 4 के हिसाब से, ठीक है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब मैं आंसर आपको क्यों नहीं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अभी मैं आपको सिर्फ प्रश्न दिखा रहा हूँ, किस तरह के प्रश्न आते हैं, फिर हम देखेंगे किस तरह से हमने इसको समझना है, याद करना है, राइट। फिर वही आप देखेंगे 2009 के UPPCS मेंस में भी आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि भाग दे रखे हैं, जैसे भाग 9, भाग 8, भाग 4 को और भाग 9 को, यानी कि पार्ट 9, पार्ट 8, पार्ट 4A, पार्ट 9A, ये आपको दे रखा है, राइट। ऐसे ही हम देखेंगे एक प्रश्न और हमें दिखता है जो UPRO ARO में पूछा गया था 2016 में। इस तरह से दिए गए थे, पूछा था इसमें से कौन सा पार्ट करेक्टली मैच नहीं है। जैसे पंचायत को इसने पार्ट 9 में डाला है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। म्युनिसिपैलिटी को इसने पार्ट 9A में डाला है, क्या ये सही है? सही है। इस तरह से, ठीक है। अब जैसे गलत ये है, ट्रिब्यूनल्स आपके पार्ट 10 में नहीं आता है, पार्ट 14A में आता है, पार्ट 14A। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPPCS प्री 2020 का क्वेश्चन है। इसमें भी आप देखेंगे एक भाग दिए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं मैच करता है, ठीक है। तो जैसे अटॉर्नी जनरल जो है ये गलत हो गया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आपका पार्ट 5 में ही आता है, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्थात इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मुझे जितने भी भाग हैं मेरे संविधान में, वो मुझे पता होने चाहिए, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये भागों से यानी कि पार्ट से संबंधित जो वीडियो है, ये आपको 2 भागों में मिलेगा, राइट, क्योंकि अननेसेसरी बहुत लंबा वीडियो बनाना सही नहीं है। तो आज हम लगभग देखते हैं कितने भाग तक हम इसको निपटाएंगे, फिर अगला जो शेष इसका होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1, और मैं साथ साथ आपको समझाता भी रहूँगा ये क्या है और ये इससे क्या क्या आपको समझना है, राइट, क्योंकि समझी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। तो पार्ट 1 जो है वो बात करता है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात करता है, ठीक है। अब इससे क्या समझते हैं आप? देखिए, जो भाग 1 है वहां पर 2 बातें की गई हैं। एक यूनियन की बात की गई है जिसे हम संघ कहते हैं, और एक टेरिटरी की बात की गई है। एक संघ की बात की गई है और एक टेरिटरी की बात की गई है। तो जो संघ है, संघ का मतलब होता है जो हमारे राज्य होता है। जैसे वर्तमान में अगर मैं बोलूं संघ क्या होगा, तो संघ वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं, तो ये हमारे संघ होंगे, राइट। तो संघ होने की 2 विशेषता होती हैं। पहला, उसे राज्य का दर्जा होना चाहिए, दूसरा उसके पास खुद की विधानसभा होनी चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, जैसे हमारी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, उनके पास विधानसभा है परंतु उनके पास राज्य का दर्जा नहीं है, इसीलिए वो हमारे संघ के अंतर्गत नहीं आते। संघ के अंतर्गत आने के लिए आपको 2 विशेषता चाहिए, एक राज्य का दर्जा होना चाहिए और दूसरा आपके पास खुद की विधानसभा होनी चाहिए। अब बात करेंगे टेरिटरी की। टेरिटरी जो क्षेत्र है ये क्या है? जो राज्य क्षेत्र है टेरिटरी है, ये क्या है? टेरिटरी में आपका संघ तो आएगा ही, यानी कि वर्तमान में हमारे 28 जो राज्य हैं, जो संघ का भाग है वो तो आएंगे ही, प्लस इसमें हमारे जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी आएंगे। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। वर्तमान में हमारे 8 हैं, प्लस इसमें अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत एक्वायर कर लेता है
उसमें अधिग्रहण कर लेता है तो वो भी इसमें आएगा। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हमारे पास सबसे बढ़िया है, पुडुचेरी को आप ले सकते हैं। पुडुचेरी को भारत ने एक समय अधिग्रहण पे रखा था, क्योंकि पुडुचेरी के जो गवर्नर थे, फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था, तो फ्रांस के जो गवर्नर थे उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भारत को दिया था, परंतु उसे एक विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव यानी कि वहाँ की जो कांग्रेस है, जो संसद है, वहाँ से भारत को कुछ वर्ष बाद मिला, तो तब तक भारत ने इसको एक अदर टेरिटरी की कैटेगरी में रखा। इसीलिए जो आपका टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट है वो जो आपका यूनियन है उससे बड़ा होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, और ये भी याद रखना है कि इसमें जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमें भाग 1 में दिखते हैं। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। देखिए, समय पर जितने भी हमारे नई वीडियो आते रहेंगे फिर हम इसको और अंदर डेप्थ में देखेंगे। आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भागों को याद करना। तो पहला भाग है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और मैंने ये भी बता दिया है कि अगर आपसे पूछा जाएगा यूनियन का दायरा ज़्यादा बड़ा है या टेरिटरी का, तो आप कहेंगे टेरिटरी का दायरा बड़ा है। राइट, तो ये है आपका भाग 1। आइए देखते हैं दूसरा भाग 2। भाग 2 बात करता है नागरिकता की। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक आते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और नागरिकता आप जानते ही हैं, जैसे कि अगर आपका जन्म भारत में होता है तो आपको अलग से कोई कार्ड नहीं बनाना पड़ता है नागरिकता के लिए, क्योंकि नागरिकता आपके जन्म से भी जुड़ी होती है। इसीलिए आप देखते होंगे आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, नागरिकता का कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है, क्योंकि आपने यहाँ जन्म लिया है। ठीक है, और नागरिकता होने के फायदे ये होते हैं, जैसे जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए ही होते हैं। उदाहरण, जब मैं आपको अनुच्छेद 15 दूंगा या पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद 16 पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद 19 पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद 29 पढ़ाऊंगा और अनुच्छेद 30, ये जो 5 मैंने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये आपके मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए होते हैं। तो आपके पास जब नागरिकता होती है तो आपके पास विशेष अधिकार होते हैं। तो ये बात करता है भाग 2 के द्वारा। और ये भी याद रखना है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, परंतु हम ये भी जानते हैं कि 2 महीने पहले वो बन चुका था, अर्थात 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो ये भी याद रखेंगे, इसी दिन हमारा जो भाग 2 है जो नागरिकता की बात करता है वो लागू किया जा चुका था, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के संविधान का कुछ भाग लागू कर दिया गया था, और जो भाग 2 है ये उस कुछ के हिस्से में आता है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे भाग 3। देखिए, भाग 3 बात करता है मौलिक अधिकारों की। अब ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार मतलब होता है कि मौलिक होते हैं, यानी कि ये आधार होता है। ये ऐसे अधिकार होते हैं जो अन्य अधिकारों का आधार बनाते हैं। अर्थात देखिए, अगर मैं एक तुलना करता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपके पास अधिकार हो कि आप अपनी संपत्ति रख सकते हैं, जो कि वर्तमान में एक मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु एक तुलना के लिए मैं बता रहा हूं। आपको एक संपत्ति का अधिकार है और एक आपको जीवन का अधिकार है। तो जो जीवन का अधिकार है, जैसे कि एक ऑक्सीजन होती है, उसके बिना जीवन व्यर्थ है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के जीवन पनप ही नहीं सकता। तो एक जो ऑक्सीजन है वो आपका एक मौलिक हो जाती है जीवन के लिए। परंतु संपत्ति है, अब मानते हैं आपके पास 2 बिल्डिंग्स हैं, तो एक बिल्डिंग आपकी छीन ली जाए तो आपका जीवन तो अंत नहीं होगा ना। तो ये मौलिक में नहीं आता है। तो मौलिक अधिकारों में मुख्यतः वो सिद्धांत आते हैं जो लोकतंत्र के लिए मौलिक हैं। इसीलिए हम देखते हैं जो मौलिक अधिकार हमें जो दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं, वो सभी राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं, यानी कि वो लोकतंत्र को संरक्षित रखते हैं। और ये भी बात सत्य है कि लोकतंत्र में हमें आर्थिक
जो अधिकार हैं वो कम दिखाई देते हैं, राइट। तो ये हैं आपके मौलिक अधिकार जो भाग 3 में आते हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चलते हैं, राइट। आगे देखते हैं हमारा भाग 4 और भाग 4 क पार्ट 4 एंड पार्ट 4 ए। पार्ट 4 बात करता है आपके डीपीएसपी के, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है। इसमें ऐसे नियम दिए गए हैं संविधान के द्वारा जिससे कि जो राज्य अपनी जो नीतियां बनाएगा वो इन नियमों को आधार बनाएगा। ये भाग 4 का उद्देश्य है। और भाग 4 जो है ये आधार बनाता है एक वेलफेयर स्टेट का। स्टेट मतलब एक राज्य, भारत एक राज्य है, उसको एक वेलफेयर का मतलब होता है जहां पर जो लोग हैं उनके लिए कार्य करती है सरकार, लोगों का विकास करती है। उदाहरण जैसे आपका मनरेगा होता है जिसमें आपको 100 दिन के लिए तो कार्य दिया ही जाएगा, उतना वेतन आपको दिया ही जाएगा अगर कार्य नहीं भी होगा। जैसे मैटरनिटी लीव होती है महिलाओं को, जो 6 महीने का मैटरनिटी लीव दी जाती है, यानी कि छुट्टी होती है और उनको पूरा वेतन दिया जाता है। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं ये हमें मिलते हैं आपके भाग 4 से, जिसके द्वारा हमें दिखता है वर्तमान में काफी राज्य सरकारें कानून बनाती हैं इस आधार पर, राइट। और फिर है आपका भाग 4 क यानी कि पार्ट 4 ए। ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो होते हैं, ये जो कर्तव्य होते हैं, ये नागरिकों से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, नागरिक होने के नाते आपको विशेष अधिकार मिलते हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए होते हैं। तो अर्थात अगर नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार इतने बड़े हैं, इतने विशेष हैं, तो इस आधार पे उनसे कुछ कर्तव्य की भी उम्मीद की जाती है, उनसे कुछ कर्तव्य की भी उम्मीद की जाती है, एक ड्यूटी की भी उम्मीद की जाती है। इसीलिए जो भाग 4 क है, जो 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। तब ये 10 थे, 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में 11वां है। 11वां जो जोड़ा गया वो 86th अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले के 10 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया, और जो आखिरी का जो 11वां है वो हमारा 86वां संशोधन 2002 से जोड़ा गया। ये बात आपने याद रखनी है। और ये 51 क में यानी कि 51A में प्रदर्शित है, राइट। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भाग 5 क्या बात करता है। भाग 5 बात करता है आपके संघ की, यूनियन की। देखिए यूनियन क्या होता है, जैसे जिसको आप जानते हैं, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, इसको आप केंद्र सरकार भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं केंद्र सरकार का अपना कोई एक निश्चित राज्य क्षेत्र नहीं होता। जैसे कि अगर मैं किसी राज्य को पकड़ूं, जैसे मैं कहूं हरियाणा की विधानसभा का अपना एक राज्य क्षेत्र है, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है। वैसे अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो केंद्र सरकार का कोई ऐसा निश्चित नहीं होता। केंद्र सरकार मतलब होता है संपूर्ण भारत को दर्शाता है आपका केंद्र सरकार, और संपूर्ण भारत के लिए जो कानून बनाता है वो है आपका संसद। तो इसमें हम भाग 5 में ज्यादातर हम जो भी हमारे केंद्र से संबंधित जितने भी संवैधानिक पद हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, वो हम पढ़ते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 76 में हम अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही हम अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह से हम पढ़ते हैं, राइट। तो ये सब किसमें आता है आपका भाग 5 में। और आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 52 से ही शुरू होता है, अनुच्छेद 151 तक ही जाता है। अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, अनुच्छेद 151 तक जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। संघ हमारा भाग 5 में परिभाषित है। जब मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके, तब आपको इसको पढ़ने में काफी आनंद आएगा, ये मेरा वादा है। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं भाग 6, ये आपके राज्य हैं। जितने भी हमारे राज्य हैं, जैसे वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, और राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाएं होती हैं। विधान परिषद होना ये विकल्प होता है, इसीलिए हमें दिखता है 28 राज्यों में से केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषदें हैं
उदाहरण उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। बाकी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है, परंतु विधानसभाएं हर राज्य में है। और ये भी मैं बता दूं, ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, वहां पर भी विधानसभाएं हैं। तो यहाँ पर जो है, जो भी हमने संघ के बारे में हम पढ़ेंगे भाग 5 में, उसी का एक रेप्लिका, मतलब एक सा ही हमें कहाँ दिखता है भाग 6 में। जैसे उदाहरण, मैं जब आपको अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति कहूंगा, तो वैसे ही अनुच्छेद 153 मुझे गवर्नर दिखेंगे। जैसे केंद्र की अपनी मंत्रिपरिषद होती है, वैसे ही राज्य की भी अपनी मंत्रिपरिषद होती है, और केंद्र के मंत्रिपरिषद के जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसके मुखिया मुख्यमंत्री होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं भाग 5 और भाग 6 एक दूसरे से मिलता हुआ है, राइट। तो ये हम देखेंगे। आगे देखेंगे भाग 7। ये असल में देखिए ऐसा है, जैसे कि आप जानते हैं, जब संविधान हमारा बनके तैयार हुआ था तो उसमें भाग जो भी हमारे राज्य थे उनको विभाजित किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में। पार्ट ए में कुछ राज्य रखे गए थे, पार्ट बी में कुछ राज्य रखे गए थे, पार्ट सी में कुछ, पार्ट डी में कुछ। परंतु हुआ क्या कि आप जानते ही हैं, जैसे ही हम आज़ाद हुए तो भाषा के आधार पे मांग उठी कि राज्य गठित किए जाएं। हालांकि इसमें काफ़ी समितियां बनी, जैसे जीवीपी कमेटी का नाम आपने सुना होगा, एसके धार कमीशन बना, परंतु इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि भाषा के आधार पे कोई भी राज्य नहीं बनेगा। इसीलिए आपने देखा जो पी श्रीरामुल्लू थे उन्होंने भूख हड़ताल करी, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जब आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आंध्र स्टेट, मैंने आंध्र प्रदेश नहीं बोला, मैंने कहा आंध्र स्टेट की स्थापना हो जाती है 1953 में भाषा के आधार पर। तेलुगु स्पीकिंग पीपल क्या बन जाता है, आंध्र स्टेट। इसके पश्चात फिर फाजल अली आयोग गठित किया जाता है। फाजल अली आयोग के द्वारा ये कहा जाता है, जो 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है कि चलिए भाषा के आधार पे राज्य गठित नहीं होगा, केवल भाषा के आधार, माफ कीजिएगा, केवल भाषा के आधार पे राज्य गठित नहीं होगा, केवल भाषा के आधार पे राज्य गठित नहीं होगा, भाषा के आधार प्लस और भी आधार होंगे तब जाके राज्य गठित होगा। इसीलिए जब वो 1955 में अपनी रिपोर्ट देते हैं, फिर उसी के बाद 1956 में संशोधन होता है, 7वां संशोधन, जिसके द्वारा काफ़ी एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है। जैसे ही ये 7वां संशोधन होता है 1956 में, तो वहीं पर हमें दिखता है कि भाग 7 को खत्म कर दिया जाता है, इसे रिपील कर दिया जाता है, यानी कि खारिज कर दिया जाता है। इसीलिए भाग 7 आपका वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। इसको 7वें संशोधन जो 1956 में हुआ था उसके द्वारा इसको हटा दिया गया। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं भाग 8 क्या है। ये बात करता है आपके यूनियन टेरिटरीज की। अब यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वर्तमान में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये 8 के 8 की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। जैसे लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, दिल्ली की दिल्ली है, लद्दाख की लेह है, जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानी है, समर कैपिटल इसकी श्रीनगर होती है और विंटर कैपिटल इसकी जम्मू होती है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादर और नागर हवेली और दमन दीव की आपकी दमन है। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी परिभाषा ये है, यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली कौन देखता है, सेंटर, स्टेट इसमें नहीं देखता है। और इसमें 2 अपवाद हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, जहाँ पर खुद की विधानसभाएं हैं। इसीलिए यहाँ के जो राज्यपाल होते हैं उनको हम ल्यूटिनेंट गवर्नर कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभाएं होती है वहाँ का जो गवर्नर होता है उसको हम ल्यूटिनेंट गवर्नर कहते हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। भाग 9 बात करता है पंचायत की। भाग 9 बात करता है पंचायत की, और देखिए पंचायत की जो सोच थी वो हमें गांधी जी से दिखती है। जो भाग 4 है वहाँ पर जो अनुच्छेद 40 है, भाग 4 में जो अनुच्छेद 40 है वहाँ पर हमें दिखता है गांधी जी कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। इसीलिए हमें दिखता है 73वां संशोधन किया जाता है 1992 में। 73वां संशोधन 1992 में किया जाता है, जिसके द्वारा पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तत्पश्चात राज्यों पे ये बाध्यता हो जाती है कि वो गठित करेंगे, यानी कि बनाएंगे क्या, पंचायत। इसीलिए वर्तमान में हमें हर राज्य में पंचायत दिखती है। तो ये पंचायत आपका भाग 9 में है। और भाग 9 याद रखिएगा, इससे संबंधित जो अनुच्छेद संशोधन है, माफ कीजिएगा, संशोधन है वो 73वां जो 1992 में हुआ था। और भाग 9 में है म्यूनिसिपैलिटी, जो है 74वां संशोधन 1992 में ये भी हुआ था।
वर्ष एक ही है दोनों का, बस 73वां 74वां याद रखेगा। और भाग 9 भी है, ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ये हुआ था 97th अमेंडमेंट से जुड़ा था, ये संशोधन से, जो कि हुआ था 2011 में। कोऑपरेटिव शब्द इसमें जोड़ा। तो ये तीनों ही जो है, पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, ये एक भागीदारी, पार्टिसिपेशन की बात करती है। और लोकतंत्र की काफ़ी विशेषताओं में एक विशेषता भागीदारी भी है, पार्टिसिपेशन भी है। तो ये तीनों ही लोकतंत्र को सहयोग करता है, इसीलिए हम भारत को कहते हैं भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे भाग 10 की बात हम करेंगे। भाग 10 बात करता है आपका स्केड्यूल एरियाज, और जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जनजातीय जो जातियां होती हैं, उनके संरक्षण की ये बात करता है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि देखिए संस्कृति बहुत जरूरी होती है। ट्राइबल एरियाज मतलब ऐसा एरियाज होते हैं जहां पर जनजातीय लोग रहते हैं, जो कहीं ना कहीं अभी वो संस्कृति से इतने जुड़े हुए हैं कि उनका दिमाग अभी उतना वैज्ञानिक नहीं है। ये आज भी अगर आप इनके वहाँ जाएंगे, इस क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे, तो आज भी दिखेगा ये लोग हंटिंग जो होती है, जो शिकार होता है, उसी पर निर्भर रहते हैं। इनकी जो वेशभूषा होती है वो भी आपको आजकल की जो आधुनिक वेशभूषा है वो नहीं दिखेगी। तो ऐसी जगह अगर कोई संसद कानून बनाएगा तो ऐसी जगहों पर अगर लागू करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए ऐसी जगहों को संरक्षित किया जाता है, जिससे कि वहाँ की जो संस्कृति है उसको संरक्षित किया जाए, राइट। तो ये बातें आपको कहाँ मिलती है, भाग 10 में। तो ये देखिए, ऐसे मैंने आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करते करते भाग 10 पढ़ा दिया है इस वीडियो में। जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम भाग 20 तक देखेंगे। फिर हम जो भी क्वेश्चन हमने पहले देखे थे उनको दोबारा से सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है जब भी आप पेपर देंगे, अगर आपसे उस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो आइए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो कोर्स है वो कितने का है, क्या हम आपसे एक जेन्युइन फीस चार्ज करेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी प्रयास होता है। तो ये मात्र आपको पड़ेगा 1999 का। ये बात आपने याद रखनी है। इसमें एक्चुअली ये जो प्राइस है ये 4999 का है, पर इसमें अभी फिलहाल 60% का डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी करिए, अपनी सीट को फटाफट रिजर्व करिए और मात्र 1999 देने में, राइट। और आप समझ ही चुके होंगे किस स्तर में आपको पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए 1999 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी और जो लेक्चर्स हैं वो भी आपके साथ साझा यानी कि शेयर किए जाएंगे, राइट। और ये आप देख रहे होंगे, ये सब यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये मात्र आपको 499 की पड़ेगी। अगर आप पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, वो मात्र आपको बिलो 500 यानी कि 4999, माफ कीजिएगा 499 की पड़ेगी, राइट। यहां से आप देख रहे होंगे कुछ हमारे रिजल्ट है। अपना रिजल्ट दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हमने प्रयास किया था, जो हमने मेहनत करी, जब उससे आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो हमें गर्व महसूस होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अन्य सिलेक्शन देखिए, हमारे सब एसडीएम है, टीएसपी है, तहसीलदार है, तो पीसीएस का काफी तजुर्बा है, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट फोटो आपकी चाहिए, और जब आप सोचेंगे तभी आपकी फोटो आएगी। और मात्र 1999 देके आपने अपनी सिलेक्शन पक्का करना, राइट। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं वो हमें प्रोत्साहित करते हैं और हम और ज्यादा परिश्रम करते हैं, राइट। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।